देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए कवि क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आप मूवी शो केसेस अ चाइल्ड विद अ सर्टेन लर्निंग डिसेबिलिटी। एक मूवी में एक बच्चे को एक सर्टेन लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता दर्शाई गई है बच्चे के अंदर। मान लीजिए तारे जमीन पर है और उसमें डिसलेक्सिया को दिखाया गया है, वो जो ईशान अवस्थी करके बच्चा है। ठीक, द चाइल्ड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय सिम्टम्स ऑफ डेफिएंट reciprocal social communication and the presence of restricted repetitive and inflexible patterns of behavior. The child is dash। मतलब क्या है भाई, कह रहे हैं कि एक मूवी में एक बच्चे को दिखाया गया जिसको अधिगम अक्षमता है, बच्चे में उपेक्षापूर्ण पारस्परिक सामाजिक संचार के लक्षण, यानी उसका बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है इन्वॉल्व होने की, सोशली बातचीत करने में वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहता, सामाजिक कम्युनिकेशन में या सोशल इंटरेक्शन सामाजिक अंतः क्रिया में वो बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, लोगों से बातचीत करने में, इंटरेक्ट करने में। बात सही है नहीं है? चलो सही है, आगे बताओ फिर। एक मिनट, किसी का तो कमेंट है, देख लेती हूँ। ये टच होना बंद हो गया क्या? लास्ट टाइम मैंने चेक किया था तो ये एप्पल का प्रोडक्ट था, अभी मुझे लग रहा है कि ये चाइना से आया है। मजाक कर रही हूँ, देखो एक बार। हाँ तो कमेंट्स तो भाई हम नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पे, मतलब कमेंट देख पा रही हूँ मैं, बट किसी ने सवाल पूछा है वो नहीं देख पा रही हूँ। एनीवेज, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। जीवन में आगे बढ़ना बेहद महत्वपूर्ण है, ये आप जानते ही हैं। वापस से आते हैं अपनी बात पे। देखिए, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो बात हो रही है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा घुलना मिलना बातचीत करना समाज में पसंद नहीं है। ठीक, और रेसिप्रोकल सोशल कम्युनिकेशन मतलब सामाजिक वाक में, डिस्कशन में उसको दिक्कत है, कम्युनिकेशन में, संचार में। ठीक, एंड द प्रेजेंस ऑफ बातचीत में बेसिकली, एंड द प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रेपिटेटिव एंड इनफ्लेक्सिबल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, बार बार वो चीजें रिपीट करता है ना, बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट नहीं करेगा, रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न्स हैं बिहेवियर के। आप माय नेम इज खान में शाहरुख खान वाले कैरेक्टर को आप इमेजिन कर सकते हो, हालांकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उनको ऑटिज्म था या नहीं था, बट हाँ इस तरह के लक्षण कई बार होते हैं, सेम चीज रिपीट करेगा बच्चा, बहुत ज्यादा घुलना मिलना सोशली उसको ठीक नहीं लगेगा, है ना। और अगर उसके एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा चेंज हो जाए, इनफ्लेक्सिबल पैटर्न्स हैं उसके, तो अगर रूम में कोई चीज यहाँ रखी थी अब कल यहाँ रख दी, परसों वहां रख दी, तो वो परेशान हो जाता है उस चीज से भी। तो बहुत ज्यादा रूटीन में चेंजेस, मतलब जो आसपास की चीजें हैं माहौल में, उसको चेंजेस पसंद नहीं है। ठीक, अब ये जो रेपिटेटिव बिहेवियर है इसको एक और चीज कहते हैं, पेपर में पूछ लेता है, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, यानी बार बार सेम चीज रिपीट हो रही है। रेपिटेटिव बिहेवियर को स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर भी कह सकते हैं। तो ये बच्चा है ऑटिस्टिक, मेंटली रिटार्डेड नहीं होते ये बच्चे, ऐसा नहीं है कि इनकी मानसिक क्षमता खत्म है या सीख नहीं सकते, सीख सकते हैं, इनका तरीका डिफरेंट होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि आईक्यू कम है या बच्चा खराब है एंड ऑल। वो उसके साथ चैलेंजेस हैं, आपको लर्निंग डिसेबिलिटी है, मेथड्स डिफरेंट अपनाने पड़ेंगे, तरीके मेथड्स जो है उन पर ध्यान देना पड़ेगा। डिसलेक्सिक नहीं है, डिसलेक्सिया में आपकी रीडिंग में प्रॉब्लम आती है जनरली, बी को डी। क्रिएटिव, हाँ ऐसा तो कुछ कहा नहीं है कि कुछ डिफरेंट हो रहा है, अलग हो रहा है, तो ऑटिज्म है ये, ऑटिस्टिक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी 4 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। जीन पियाजे ने 4 फैक्टर की बात की है, 4 स्टेजेस की भी बात की है, 4 फैक्टर की भी बात की है। पहले 4 फैक्टर आते हैं, बाद में जाकर के 4 स्टेजेस आती हैं, है ना। तो आपको पहचानना है 4 फैक्टर, 4 स्टेजेस की बात नहीं हो रही है, स्टेजेस तो सिंपल है भाई। अगर जीन पियाजे की स्टेजेस पे अगर आप आएंगे तो पियाजे की स्टेजेस 4 ही हैं, दोनों चीजें 4 ही हैं। अगर हम स्टेजेस की बात करें तो SPCF आपको सिंपल फंडा बताया हुआ है, SPCF। ठीक, ये है 4 स्टेजेस। वहीं अगर आप 4 फैक्टर्स की बात करेंगे जिसपे थियोरी बनी है, बाद में जाकर इसके स्टेजेस की बात होगी, जिसको मैंने आपको MESE से बताया हुआ है, अगर आपने मैराथन या बैचेस में आप हैं तो अभी होगी ये थियोरी। तो ये 4 फैक्टर्स हैं और 4 आपकी स्टेजेस हैं। तो स्टेजेस की बात तो यहाँ नहीं हो रही है, कोई भी आपको यहाँ पे SPCF में सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये सब तो लिखा हुआ नहीं दिख रहा। तो 4 फैक्टर्स की बात हो रही है। 4 फैक्टर क्या है? मैचुरेशन, अभी MESE बताया था, हाँ परिपक्वता होता है, यानी जेनेटिक्स को, हेरिडिटी को महत्व देते हैं पियाजे कि हमारे अंदर क्षमताएं हैं जो समय के साथ अनफोल्ड होती हैं, क्योंकि हमारे DNA में वो चीजें कोडेड हैं या हमारी हेरिडिटी में वो चीजें हैं। एक्टिविटी यानी बच्चे का एक्टिव होना, हाँ ये बात भी सही है, इसको एक्सपीरियंस भी कह देते हैं दूसरी भाषा में। सोशल एक्सपीरियंस, हाँ उन्होंने सामाजिक अनुभव की भी बात की है, बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया, बट हाँ सोशल एक्सपीरियंस भी है, सोशल इंटरेक्शन भी है बेसिकली। इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन वो चीज है जिसके अंदर आपका अडेप्टेशन और फिर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन इसी के अंदर आ जाते हैं, यानी जो दिमाग में है और जो दुनिया में है वो संतुलन में होना चाहिए। ये चारों फैक्टर सही हैं, फिर भी बाकी ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन तो इक्विलिब्रेशन के अंदर ही आ जाएगा, फिर अलग से इक्विलिब्रेशन देने की क्या जरूरत। कल्चरल टूल्स की बात अलग से नहीं की है, अगेन कल्चर की बात नहीं की है, लैंग्वेज तो है ही नहीं इन 4 फैक्टर्स में। पॉजिटिव, ऐसा नहीं कि फिर उन्होंने ये कह दिया लैंग्वेज महत्वपूर्ण नहीं है, बट इन 4 फैक्टर्स में नहीं आती। पॉजिटिव है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीटेट में, कौन से 4 फैक्टर्स में, जमानों पहले आया हुआ जो है क्वेश्चन है, इसलिए एक्सपीरियंस इंसान के साथ डिस्कशन जरूरी है, सही टीचर का होना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें आज से, अगर ये आया था मान लीजिए कुछ भी नहीं तो 5-7 साल पहले,
तो लैंग्वेज इन 4 फैक्टर्स में नहीं आता। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन, गुड, वेरी गुड, शाबाश, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, इन सब की बात प्याजे नहीं करते हैं। बात सही है नहीं है? तो एक ही ऑप्शन सही बचता है, मैचुरेशन यानी परिपक्वता, क्रियात्मकता यानी बच्चे के अंदर जो हेरिडेटरी क्षमता है उससे वो सीखेगा, उसकी समझ अपने आप मेच्योरिटी आती है एज के साथ। क्रियात्मकता यानी वो एक्टिविटी जब समाज एनवायरमेंट में एक्टिविटी करेगा उससे सीखेगा। सामाजिक अनुभव जो भी सोशल एक्सपीरियंस वो लेगा और उससे अपनी समझ बनाएगा। संतुलीकरण यानी आपका इक्विलिब्रेशन, जिसमें अडेप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन ये सब आ जाते हैं। ठीक, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमें यहाँ बेहतर नजर आ रहा है। तो ये 4 स्टेजेस तो आपको पता ही है, सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष, है ना, संवेदी परख कह रहे हैं, फिर 2 से 7 प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 11 एंड अबव जो है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल। ये है आपका मैचुरेशन, MESE शॉर्ट फॉर्म है। मैं शॉर्ट फॉर्म बहुत सारी आपको दी हुई है याद करने के लिए। परिपक्वता, इसको हेरिडिटी या जेनेटिक्स भी कह सकते हो आप। फिर आता है आपका इक्विलिब्रियम यानी संतुलन, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा आपका अडेप्टेशन और अडेप्टेशन यानी अनुकूलन और आपका ऑर्गेनाइजेशन, संगठीकरण, और अडेप्टेशन के अंदर फिर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, तो वो यहाँ से जुड़े हुए हैं। फिर आता है सोशल एक्सपीरियंस, समाज में जो बच्चा अनुभव ले रहा है, और लास्ट में आपकी एक्सपीरियंस या एक्टिविटी भी हम इसको कह सकते हैं कि बच्चा जो अनुभव दुनिया में, मान लीजिए वो पेन भी उसको दिख रहा है, उसको खोल करके देख रहा है, ये भी एक्टिविटी है ना। बच्चा नॉलेज का एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज है, लिटिल साइंटिस्ट है पियाजे के अनुसार, कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं जो एक्टिविटी करके एनवायरमेंट में अपनी समझ बनाते हैं, अपना संज्ञानात्मक विकास, अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, अपने मेंटल डेवलपमेंट को विकसित करते हैं या ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, अकॉर्डिंग टू जॉन डुई, जॉन डुई या जॉन डीवी की अगर हम बात करें, प्रोग्रेसिव एजुकेशन को याद कीजिए, लर्निंग बाय डूइंग को याद कीजिए, विच ऑफ द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय एजुकेशन टू दी सोसाइटी, यानी ये कहते हैं सोसाइटी में प्रेजेंट प्रॉब्लम्स के लिए सिखाइए, बच्चा प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को समाज में जो है उनको सॉल्व करना सीख सके, प्रॉब्लम सॉल्वर बन सके। जॉन डुई के अनुसार शिक्षा द्वारा समाज के लिए कौन से कार्य किए जाते हैं? समाज को बेहतर करने के लिए बच्चा एक्टिव रहेगा, यही सब कार्य होंगे, और अलग से थोड़ी रॉकेट साइंस आएगी, है ना। तो अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, हाँ, ग्रुप में सिखाए, सोशल प्रॉब्लम्स को दूर करना सिखाए, तो कल्चर का ट्रांसमिशन होगा, क्योंकि बच्चा कहानियां, किससे, लोगों से इंटरेक्ट करेगा, तो जो संस्कृति चली आ रही है वो भी आगे बढ़ेगी। ठीक, तो ये बात सही है। रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड डिस्पैरिटी, असमानता और विषमता को दूर करना, कि अगर कुछ ऐसा है जिसमें भेदभाव है या इनइक्वालिटी हो रही है तो सबको समान अवसर मिल पाए, इस तरफ जाए, यानी बच्चा एक्टिवली सीखेगा। समाज की प्रॉब्लम है ना ये भी, डिस्पैरिटी और इनइक्वालिटी, इसको दूर किया जाए तो ये भी रिजॉल्व हो जाएगी। सोशल मोबिलिटी एंड सोशल चेंज, समाज में परिवर्तन आए। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, ये कह रहे हैं जॉन डुई, यानी प्रेजेंट लाइफ के लिए सीखना और डेली जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रिजॉल्व करना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही सही हैं। बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन वैसे ही 99.9% जो है, या 99% तो सही होता ही है जहां बच्चा एक्टिव है, तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसको हम हटा पाए नेगेटिव हो जो। ठीक, तो जब नेगेटिव नहीं है तो बाकी सबको हम चूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल क्रिएटिंग एन इफेक्टिव एनवायरमेंट इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। प्रोग्रेसिव क्लासरूम अगेन चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चा सेंटर में है, जॉन डुई को याद कीजिए। किस तरह का एनवायरमेंट होना चाहिए, तो आपको देखना जहां जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन सही मिलेगा। मेथड्स ऑफ अरेंजिंग द मटेरियल टू एनकरेज एक्सप्लोरेशन, यानी अन्वेषण को, एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से आपका मटेरियल अरेंज्ड हो कि बच्चा एक्टिवली सीखे, उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिले, कोई एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिले। बात तो सही है ना। फिर आता है वेज ऑफ सपोर्टिंग स्टूडेंट्स इन रिस्क टेकिंग, बच्चा रिस्क टेकिंग में उसको सपोर्ट करें, हाँ ठीक है, रिस्क टेकिंग का मतलब नहीं जीवन का खतरा ले ले, बट कुछ एक्सपेरिमेंट करे वो। ठीक, फिर आता है पुटिंग स्टूडेंट्स ऑफ सेम एबिलिटी इन वन ग्रुप, ये गड़बड़ है कि सेम क्षमता वाले बच्चे को ग्रुप में डाल देना, ग्रुप में बांटना एबिलिटी के आधार पे बहुत अच्छा काम नहीं माना जाता, और सेम एबिलिटी नहीं, फिर मिक्स्ड एबिलिटी होनी चाहिए, कि एक बच्चा मैथ्स में अच्छा है, दूसरा साइंस में अच्छा है, तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीख लेंगे, जिसको हेट्रोजेनस ग्रुप बोलते हैं। होमोजेनस ग्रुप नहीं बनाने, सेम एबिलिटी वाले होमोजीनियस होते हैं ग्रुप्स, जिसमें कुछ नया नहीं सीख पाएगा फिर बच्चा, क्योंकि सब सेम ही काम कर रहे हैं। वेरिड मेथड्स ऑफ असेसमेंट, हाँ, आकलन के डिफरेंट तरीके रखो, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तो हमें सही लग रहे हैं यहाँ पे, बाकी जो है थर्ड वो ऑप्शन नेगेटिव है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा और बताइएगा कि क्या सही होगा। ये भी अच्छा सवाल है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा आपका। इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट एजुकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मेजर्स हैव बीन प्रपोज्ड अंडर राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, RPWD एक्ट के तहत पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए क्या परिवर्तनों की बात हुई है। तो पहला ऑप्शन है कंडक्ट सर्वे ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन एवरी 5 ईयर्स, यानी जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं हर 5 साल में उनका सर्वे कराओ, क्या सीख रहे हैं, क्या हो रहा है। ठीक बात है।
एंश्योरिंग यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम सिस्टम फॉर ऑल, सबके लिए। देखो यूनिफॉर्म कपड़ों में अच्छी होती है कि सब बच्चे जो है सेम यूनिफॉर्म पहन करके जा रहे हैं, कोई अमीर गरीब कोई कुछ भी आपको कोई मतलब नहीं है, सब बराबर हैं। वो यूनिफॉर्म सिर्फ यूनिफॉर्म में अच्छी है, यानी कपड़ों में अच्छी है स्कूल में, यूनिफॉर्म मेथड्स में अच्छी बिल्कुल नहीं होती है ना, कि सब सेम मेथड से ही सबको पढ़ाया जा रहा है, सबके लिए सेम गेम सेम सब्जेक्ट सबका फेवरेट है, ये तो हो नहीं सकता। स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स नहीं, हमको डिफरेंशिएटेड मेथड्स चाहिए, करिकुलम हमको फ्लेक्सिबल चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए जो रिजिड हो, तो ये बात गड़बड़ हो जाएगी। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं, डिफरेंशिएटेड चाहिए होती है इंस्ट्रक्शन हमको। प्रोवाइड, यूनिफॉर्म का मतलब सिंगल सेम मेथड से पढ़ा दो सबको, बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक, नहीं, अलग अलग मेथड अलग अलग बच्चे, इसी को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कह रहे हैं, है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है, होपफुली आप ये बात बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। थर्ड ऑप्शन है प्रोवाइड बुक्स अदर लर्निंग मटेरियल्स एंड एप्रोप्रिएट असिस्टिव डिवाइसेस, हाँ जहां जरूरत है बच्चों को हेल्प के लिए डिवाइसेस एंड ऑल टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप प्रोवाइड करा रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऑगमेंटेटिव या ऑल्टरनेटिव मोड्स में आ जाएंगे आपके, जैसे आजकल वो टेक्स्ट टू स्पीच आता है कि अगर कोई व्यक्ति देख नहीं सकता तो फोन अपने आप बोल के बता देगा किसका फोन आ रहा है ना। जेस्चर्स का इस्तेमाल हो गया, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल हो गया, इंडियन साइन लैंग्वेज की बात आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी हुई है, तो ये सब बातें सही हैं, लेकिन वो स्टैंडर्डाइज्ड वाली बात गलत है। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सही है, होपफुली आप ये फर्स्ट थर्ड और फोर्थ 3 4 1 के रूप में दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, देखिएगा समझते हैं कहानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ जीन पियाजेस थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी पियाजे की थियोरी की आलोचना कौन से ऑप्शन में की गई है, यानी उसमें उसको किस तरह से हम देख रहे हैं कि क्या कमी इसमें है, फटाफट से बताओ और फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक्स अलॉट, ठीक है पीजी, फटाफट से कमेंट करके, कमेंट नहीं करके इसमें बता दो, इंग्लिश की क्लास भी करा दो, करा देंगे यार, पोल में जवाब दे दो फटाफट से। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डिपेंडेंट ऑन देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है, यानी जिस संस्कृति जिस समाज से वो आते हैं उस पर निर्भर करता है। ये बात तो पियाजे ने नहीं की है, ये बात तो हमें वाइगॉत्स्की की नजर आ रही है ना। हालांकि पियाजे ने ये नहीं कहा कि सोशल इंटरेक्शन महत्वपूर्ण ही नहीं है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि डेवलपमेंट वो डिपेंडेंट है सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे। उन्होंने कहा भैया आपका जो 4 फैक्टर्स बताए थे, मेच्योरिटी यानी हेरिडिटी पे, बच्चे की एक्टिविटी पे, सोशल एक्सपीरियंस पे, और आपका मैचुरेशन हो गया, इक्विलिब्रियम जिसमें अडेप्टेशन एसिमिलेशन वो सब आएगा, इन 4 चीजों पे है, सिर्फ सोशियो कल्चरल अप्रोच पे नहीं है। एज के साथ हेरिडिटरी क्षमता है, बच्चा सीखेगा एक्टिविटी करके। तो ये बात थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, फिर भी हमें चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, तब तक हम जवाब नहीं देंगे। चिल्ड्रन आर एक्टिव बींग्स, हाँ ये तो पियाजे कह रहे हैं, इसमें क्रिटिक क्या है, आलोचना थोड़ी है ये। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स, ये बात बिल्कुल कह रहे हैं पियाजे कि बच्चा क्वालिटी में डिफरेंट सोचता है, गुणात्मकता में अलग है। आप की प्रॉब्लम हो सकती है, आप एक 25 साल के व्यक्ति हैं कि आपका दिल टूटा हुआ है और बच्चा है 5 साल का उसका खिलौना टूटा हुआ है, ये उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्वालिटी में डिफरेंस है, प्रॉब्लम उसके पास भी आपके पास भी है ना। तो क्वांटिटी का डिफरेंस नहीं है, क्वालिटी का डिफरेंस है बच्चों की थिंकिंग में, क्वालिटेटिवली अलग होती है बड़ों से बच्चों की थिंकिंग, ये कहते हैं पियाजे। फिर आता है फोर्थ ऑप्शन, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टेक्स प्लेस बाय देयर एक्टिंग अपॉन द एनवायरमेंट, यानी बच्चों का विकास होता है जब वो एक्टिविटी करते हैं एनवायरमेंट में, जो कि MESE में आता ही है 4 फैक्टर्स में। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ कमजोर पड़ जाता है, जो क्रिटिक की तरफ ले जाएगा पियाजे का, जो वाइगॉत्स्की कह रहे हैं कि उन्होंने सोशियो, मतलब वाइगॉत्स्की क्या कह रहे हैं, वाइगॉत्स्की इस चीज पे जोर दे रहे हैं और पियाजे इस चीज पे उतना जोर नहीं दे रहे हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने सारी दुनिया के लिए सेम ही स्टेजेस दी हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा और जवाब दीजिएगा, ये क्या कहता है, मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स एट स्कूल इज नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश एंड पॉजिटिवली बाय डैश, यानी जो अर्थपूर्ण अधिगम है बच्चों का स्कूल में वो नेगेटिवली कैसे इन्फ्लुएंस होता है, यानी नेगेटिवली मतलब ऋणात्मक रूप से कैसे प्रभावित होगा, किस चीज से नेगेटिवली प्रभावित होगा बच्चों का सीखना स्कूल में, मीनिंगफुल सीखना, रटने वाला नहीं। एक है मीनिंगफुल लर्निंग जहां बच्चा एक्टिवली सीख रहा हो, उसके जीवन से जोड़ करके आप सिखा रहे हैं, और दूसरा है आपका रोट लर्निंग जिसमें सिर्फ रट्टाफिकेशन है। तो नेगेटिवली कौन सा प्रभावित करेगा, इसका मतलब वो रटने की तरफ लेके जा रहा होगा। तो देखो यहाँ पे रटने की तरफ एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिसेस, लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी। देखो हाँ, एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिसेस या सेक्लूडेड प्रैक्टिसेस, बच्चों को अलग थलग ग्रुप में बांट देना, बहिष्कृत करना, ये सब जो है ये नेगेटिव प्रैक्टिसेस हैं कि आपने अलग अलग ग्रुप बना दिए, बच्चों को आपको इंक्लूसिवली सिखाना है, एजुकेशन फॉर ऑल की बात करनी है, तो ये नेगेटिवली करेगा। और पॉजिटिवली क्या करेगा, लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी, यानी बच्चे की नीड को ध्यान में रख करके अगर आप पेडागोजी अपना रहे हैं। तो एक्सक्लूजनरी यहाँ पे भी ठीक है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड पेडागोजी ये पॉजिटिवली नहीं करेगा, ये नेगेटिवली ही करेगा, दोनों नेगेटिव हो गए। इंक्लूसिव प्रैक्टिस नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव होती है, सबको एक साथ सिखाना। एग्जाम ओरिएंटेड नेगेटिव है, तो ये उल्टा कर दिया उन्होंने, है ना, ये तो पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, जबकि पहले हमसे नेगेटिव पूछा है तो हम पहले नेगेटिव ढूंढेंगे और फिर बाद में
पॉजिटिव ढूंढेंगे। बात सही है नहीं है? इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, ये अगेन पॉजिटिव है और हमको चाहिए पहले नेगेटिव। लर्नर सेंटर्ड, पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हो गए, जबकि हमको पहले नेगेटिव चाहिए था और फिर हमको चाहिए था पॉजिटिव। तो पहला नेगेटिव है एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिसेस, यानी बच्चों को अलग थलग कर दिया, बहिष्कृत कर दिया, अलग अलग ग्रुप में बांट दिया उनकी सेम क्षमताओं के आधार पर। शिक्षार्थी केंद्रित जो है वो पॉजिटिव है, तो हमें बाद में जो है वो सकारात्मक चाहिए था और यहाँ पे नकारात्मक, तो ये ऑप्शन पहला ही यहाँ सेट बैठता है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से करना होता है, नहीं तो फिल इन द ब्लैंक को हम कई बार समझ नहीं पाते, जो पहले लगाना था उसको बाद में लगा देते हैं और वाइस वर्सा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, फटाफट से बताना। असर्शन यानी अभिकथन और रीजन यानी तर्क। क्वांटिटेटिव चेंजेस वो होते हैं जहां पे द वेज ऑफ डूइंग समथिंग, एबिलिटी टू डू समथिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी मात्रात्मक परिवर्तन उनको कहेंगे जहां पे कुछ करने के तरीके, कुछ करने की क्षमता और भावनात्मक समझ शामिल होती है। जबकि ये क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है, खुद सोचना। फिर आता है इसका रीजन कि क्वालिटेटिव चेंजेस वो होते हैं जिनमें हाइट, वेट, शेप, साइज, इन सब की बात होती है। देखिए ये हाइट, वेट, शेप, साइज की बात क्वांटिटी में होती है, क्योंकि इसको मापा जा सकता है और जिसको मापा जा सकता है वो मात्रात्मक परिवर्तन में आएगा, क्वांटिटेटिव चेंजेस में आएगा। ये इन्होंने उल्टा कर दिया, ये क्वालिटेटिव चेंजेस नहीं है। क्वालिटेटिव चेंजेस है समझ बेहतर हुई है आपकी कल से आज तक, अब इसको कैसे मापोगे, है ना। ये गुणात्मक नहीं है, ये है आपके मात्रात्मक परिवर्तन, कि आपकी हाइट का बढ़ना, शेप और साइज में मोटे हो गए, पतले हो गए, ये मात्रात्मक परिवर्तन है। तो ये तो गलत हो गया। फिर मात्रात्मक परिवर्तन में इन्होंने गुणात्मक की बात कर दी कि तरीका किसी चीज को करने का बेहतर हो गया तो वो गुणात्मक है, इन्होंने मात्रात्मक लिख दिया, तो ऑपोजिट लिख दिया, तो दोनों को उल्टा लिख दिया इन्होंने, तो दोनों ही गलत हो गए। ए एंड आर बोथ आर फॉल्स, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, दोनों ही गलत हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। शिवांगी कुछ कहना चाहती हैं आपसे, फटाफट से बताइए आपके क्या कहना चाहती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख करके फटाक से बताइए। ये कहते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि आई एम शिवांगी एंड आई लैक इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी भावनात्मक स्थिरता की कमी है मुझ में, मैं शिवांगी हूँ, एक बच्ची है जो कह रही है ये बात। एट टाइम्स आई एम ईगोसेंट्रिक बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम हैविंग लीडरशिप स्किल्स। कभी कभी मैं क्या होती हूँ, अहम केंद्रित भी होती हूँ, अहंकारी नहीं, अहम केंद्रित यानी सेल्फ सेंटर्ड भी होती हूँ, लेकिन मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं, यानी नेतृत्व भी आता है मुझे, मॉनिटर बनना हो स्कूल में या फिर आपका बाकी इस तरह की चीजें हो जो आपका क्या कहते हैं हेड गर्ल, हेड बॉय टाइप की चीजें, तो लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं, लेकिन इमोशनली मैं स्टेबल नहीं हूँ, कभी बहुत गुस्सा आता है, कभी बहुत खुश हूँ, इस तरह की चीजें ये महसूस कर रही है बच्ची। ठीक है बात, तो फटाफट से बताइए कि कवि क्या कहना चाहता है। ये क्लास कब तक चलेगी, जब तक 30 क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे तब तक चलेगी भाई। ठीक, फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ, कोशिश रहेगी कल से 9 बजे ही मिले, फटाफट से जवाब दीजिए। देखना, तो 6 साल की है ये बच्ची, देखो इसमें घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, समझना है। देखो 6 साल की बच्ची हो नहीं सकती, क्योंकि 6 साल की बच्ची लीडरशिप स्किल्स कोई यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। 11 साल की अगेन टीनेज में आएगा, 11 साल भी छोटा ही हो जाएगा बच्चा, क्योंकि 7 से 11 के बीच में होगा, कहीं लेटर चाइल्डहुड है, तो चाइल्डहुड में तो लीडरशिप स्किल नहीं है उतनी। 9 ईयर्स अगेन नहीं है। लीडरशिप स्किल को देखते हुए आप समझ जाएंगे कि ये टीनेज की बात हो रही है, अडोलेसेंस की बात हो रही है, किसकी, किशोरावस्था की बात हो रही है, और किशोरावस्था में भी एक तरह का ईगो सेंट्रिज्म होता है, ये आपको पता है। ठीक, तो आपको सेंस निकाल करके क्वेश्चन का जवाब देना है। फिर दूसरा इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, यानी एक मिनट में बच्चा बहुत खुश है, अगले मिनट बहुत दुखी है, बहुत गुस्सा है, यानी इमोशंस का तो ये तो तनाव एवं तूफान का काल है, मतलब स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का काल है एडोलेसेंस, 12 से 18 वर्ष, जो टीनेज जिसको हम कह रहे हैं WHO की माने तो 10 से 19 वर्ष है। ठीक है बात, तो ये है आपका 16 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्वेश्चन, क्योंकि उसमें लिखा वैसे था, लेकिन आपको पकड़ना पड़ेगा कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी कब होती है, ईगोसेंट्रिज्म में, एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म भी हो सकता है, और लीडरशिप, ये सब एक तरफ इशारा कर रहे हैं जो है एडोलेसेंस, ना कि चाइल्डहुड। बात सही है नहीं है, चलो फटाफट सब इस बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कहता है 20वां सवाल, डैश कैन बी बेस्ट व्यूड एज समथिंग दैट सेट्स अ रेंज बेसिस विद इन, बहुत ध्यान से जवाब देना, dash can be best viewed as something that sets a range basis within which an individual's development is actually shaped by the support and opportunities of the environment। यानी एक चीज है जो सबसे अच्छी तरह से ऐसी चीज के रूप में देखा जा सकता है जो एक सीमा आधार प्रदान करती है, यानी बेस आपको दे दिया, बेस लिमिट दे दी कि ये है लोएस्ट लिमिट और ये है हाईएस्ट लिमिट, बीच में आपका एनवायरमेंट से आप खेलते रहते हैं कि ये लोएस्ट लिमिट है, मान लीजिए जो भी आपको बुद्धि का स्तर मिला है, और ये हाईएस्ट लिमिट है कि इसके ऊपर आप नहीं जाएंगे। ठीक, ये कौन तय करता है,
तो इसको क्या कहते हैं, फटाफट से बताओ, दिखाओ मुझे कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं इसमें। हालांकि अब मैंने हिंट आपको दे दिया है। हाँ बहुत बढ़िया, 47% लोग अब सही जवाब देने लगे। मुझे नहीं पता पहले आप दे रहे थे सही जवाब या नहीं, बट बात आपकी सही है। देखो इसको हेरिडिटी कहते हैं, क्योंकि ये बेस प्रोवाइड कर रही है आपको कि इतना बुद्धि का स्तर या ये क्षमताएं आपके डीएनए से, आपकी हेरिडिटी से आपको मिली हैं। या कोई बीमारी भी हो सकती है जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी बने, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, बेस लिमिट और अपर लिमिट सेट कर देती है हेरिडिटी। उसके बीच में आप खेलते रहते हैं। हाउ फार वी सॉरी हेरिडिटी डिसाइड करती है कि हाउ फार वी कैन गो। तो बेस लिमिट जो है हेरिडिटी हमको दे देती है। आनुवांशिकता जिसको हम कह रहे हैं, मान लीजिए हेरिडेटरी आपको शरीर में उतनी जान मिली ही नहीं है, आपका बॉडी टाइप वैसा है ही नहीं कि आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर पाएं, तो आप कितनी भी एनवायरनमेंट में अच्छी ट्रेनिंग दे दीजिए, जरूरी नहीं है कि आप कर पाएंगे। ठीक, तो हेरिडिटी लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेट कर देती है। ठीक, तो हेरिडिटी इज द राइट आंसर यहाँ पे। बेस लिमिट की बात हुई है। क्योंकि आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 21वां सवाल क्या कहता है, फटाफट से जवाब देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स गार्डनर्स थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। यानी निम्नलिखित में से कौन गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है। बहुबुद्धि क्या है ये, बहुबुद्धि, बहुबुद्धि यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस। बुद्धि के कई प्रकार होते हैं बेसिकली, MI है ना। फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की इनकी बुक थी, 1983 में ये थियोरी हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। ठीक, इंटेलिजेंस इज अ सिंगल जनरल एबिलिटी, एक एकल सामान्य क्षमता, यानी एक ही चीज है जो इंटेलिजेंस है। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं इनके हिसाब से, तो आप म्यूजिक में भी अच्छे होंगे, आप हर चीज में अच्छे होंगे। फिर ये एकदम खराब बात है, आज के समय में इस बात को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। इसको सिंगल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं, जो पहले शुरुआत में आई थी यूनिफैक्टर, एल्फ्रेड बिने ने इसकी बात की थी। आज के टाइम में इसको हम नहीं मानते हैं, तो ये गलत हो गया। इंटेलिजेंस इज कंपोज्ड ऑफ बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, ये बात तो सही है, बट हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, यानी बुद्धि के कई प्रकार हैं। इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड यूजिंग ट्रेडिशनल IQ टेस्ट, इसको तो बहुत ही गंदे तरीके से कंडेम करते हैं, यानी बहुत ही इसकी भर्त्सना करते हैं हार्वर्ड गार्डनर IQ टेस्ट की। IQ टेस्ट कोई बहुत बढ़िया तरीका नहीं है बच्चे की बुद्धि को जानने का। IQ एक जस्ट एक बहुत सारे एस्पेक्ट में से एक तरीका है, आप जिसके माध्यम से कोशिश कर रहे हैं जानने की। बट ऐसा हो सकता है कि बच्चा IQ टेस्ट में बहुत बेहतर स्कोर ना करे, बट किसी फील्ड में एक्सेप्शनल निकल जाए। अगर वैसे देखें तो ये जो ट्रेडिशनल तरीका है IQ के हिसाब से मेजर करना बुद्धि को, वो एकदम खराब तरीका है। और ये बहुत बार कल्चर बायस होता है IQ टेस्ट में, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ ये झुके हुए होते हैं। वाइट और ब्लैक का जो है इसमें बहुत बड़ी एक डिबेट है, जिसपे हमको जाना नहीं है, जरूरी नहीं है पेपर में। देर आर मल्टीपल डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि के कई इंडिपेंडेंट प्रकार हैं, डिस्टिंक्ट टाइप्स हैं, 8 प्रकार हैं। अगर आप NCERT के अकॉर्डिंग आज जाएंगे तो, वैसे तो कई और भी प्रकार जुड़ चुके हैं, बट आपको NCERT के अकॉर्डिंग जाना है। पहले 7 हुआ करते थे, बट आज NCERT 8 मानती है। तो 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेज आर देयर। कोई लैंग्वेज में बेहतर होगा, यानी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगी। कोई म्यूजिक में अच्छा होगा, AR रहमान का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई आपका इसमें स्पेशल इंटेलिजेंस में बेहतर होगा, MF हुसैन का एग्जांपल आप ले सकते हैं, पेंटिंग अच्छी करेगा कोई। तो अलग अलग लोग हैं, कुछ लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कुछ लोगों के अंदर होगी, साइंस और मैथ्स में अच्छे होंगे। ठीक, तो बुद्धि के कई सारे प्रकार हैं, 8 प्रकार की बेसिकली इन्होंने बात की है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा और जवाब दीजिएगा कि 22वां सवाल क्या कहना चाहता है आपसे। फटाफट से बात बताइए आप। ठीक, Question number 22. A teacher noticed that a student learns better through hands-on activities and experiments rather than listening to lectures. According to Howard Gardner, this indicates a higher what? एक शिक्षक ने देखा कि एक छात्र है जो व्याख्यान सुनने के बजाय, यानी लेक्चर में तो उसको उतना मजा नहीं आता, जब व्यावहारिक गतिविधि या फिर प्रैक्टिकल प्रयोग उसके सामने कराते हैं, कोई एक्टिविटी कराते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट कराते हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। ये किसका लक्षण हो सकता है कि बच्चे में क्या ज्यादा है, किस चीज को उच्चतर इंगित करेगा ये, फटाफट से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल है जब लोगों के साथ अच्छे हैं आप, सोशली इंटरेक्ट करने में, लोगों को समझने में आप बेहतर हैं। ठीक है ना, कि मतलब लोगों के मोटिव्स क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, ये सब, उनकी एबिलिटीज, यानी लोगों को समझने में बेहतर हैं आप। तो इंटरपर्सनल, इंटर होता है 2 या 2 से अधिक के बीच। ठीक, जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स, इंटर स्टेट बसेस क्या कर रही हैं, 2 या 2 से अधिक स्टेट या कंट्रीज के बीच जा रही हैं। तो इसको ध्यान रखना है जब अदर्स को समझने में अच्छे हैं, क्योंकि इंटर और इंट्रा में बहुत कंफ्यूज होते हैं आप लोग। तो अदर्स को समझने में अच्छे हैं, लोगों को समझने में अच्छे हैं, तो इंटरपर्सनल। लोगों की तो यहाँ बात नहीं हो रही है। खुद को समझने में अच्छे हैं तो इंट्रापर्सनल, इंट्रा का मतलब यहाँ सेल्फ से है ना, यहाँ ऑप्शन में नहीं है, बट इंट्रा का भी उन्होंने दिया हुआ है गार्डनर ने। तो इंट्रापर्सनल में सेल्फ, खुद के मोटिव्स, खुद की डिजायर, खुद के मोटिवेशन, इन सबको समझने में अच्छे हैं, तो इंट्रापर्सनल। जैसे फिलोसफर्स हो जाएंगे आपके, है ना, स्पिरिचुअल लीडर्स हो जाएंगे। इंटरपर्सनल है, लोगों को समझने में अच्छे हैं आप। बात सही है नहीं है? सही है तो बताओ, नहीं है तो भी बताओ। सही तो है ही, कैसे नहीं है?
ठीक। बॉडीली काइंस्थेटिक, हाँ हम कह सकते हैं कि बच्चा बॉडीली काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस में हाई है, क्योंकि जब फिजिकल एक्टिविटी कराने की बात कर रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट ज्यादा लेता है। वर्बल लिंग्विस्टिक तो फिर लेक्चर सुन लेता अगर ऐसा है तो, भाषिक बुद्धि को लेके, इसमें मैथमेटिक्स को लेके फोकस्ड होता। तो हम इसका जो सबसे बेस्ट आंसर ढूंढ पा रहे हैं वो है आपका सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन ही तो चाहिए हमको चार में से। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोहलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज करेक्ट। एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, कई बार 2 नंबर भी आ जाता है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास क्या है? मॉरलिटी इज प्रिंसिपल्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत के बारे में जो सिद्धांत हैं वो मॉरलिटी में आते हैं। क्या सही है क्या गलत है, झूठ बोलना गलत है, सच बोलना सही है, ये सब मॉरल एजुकेशन का पार्ट है। तो कोहलबर्ग ने इसमें थियोरी दी है जिसमें उन्होंने 6 स्टेजेस दी हैं और 3 लेवल्स दिए हैं, हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस हैं उनके। बात सही है नहीं है? तो पहला ऑप्शन है मॉरल डेवलपमेंट इज कंप्लीट बाय एडोलेसेंस, यानी एडोलेसेंस तक कंप्लीट हो जाता है। या फिर मॉरल रीजनिंग डेवलप्स थ्रू अ सीरीज ऑफ फिक्स्ड यूनिवर्सल स्टेजेस, चिल्ड्रन रीच द कन्वेंशनल लेवल बाय द एज ऑफ 5। देखिए एडोलेसेंस तक कंप्लीट हो जाता है ये कहना गलत होगा, कई लोग, बहुत कम परसेंट ऑफ लोग हैं जो हाईएस्ट लेवल तक पहुंच पाते हैं मॉरलिटी के यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल तक, कि अगर कोई चीज सही है तो आप अपनी जान पे भी खेलने को तैयार हैं मेजोरिटी की भलाई के लिए, जिसमें हम महात्मा गांधी या फिर हम नेल्सन मंडेला ऐसे लोगों की बात करेंगे जिन्होंने सबकी बेहतरी के लिए सिस्टम से भी जो लोग लड़ गए एक तरह से। तो वहां तक सब नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसा नहीं कि एडोलेसेंस तक पहुंचे और मॉरलिटी आ गई तो भाई क्या ज्यादा उम्र के लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्या 18 साल से ना ज्यादा के लोग चोरी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो एडोलेसेंस तक कंप्लीट हो जाता तो फिर तो दिक्कत ही खत्म हो जाती। ऐसा तो होता नहीं है ना। बात सही है या नहीं है ये बता दो बस। हाँ भगत सिंह ऑफ कोर्स इसका एग्जांपल है। मॉरल रीजनिंग डेवलप्स थ्रू अ सीरीज ऑफ फिक्स्ड यूनिवर्सल स्टेजेस, ये कहना थोड़ा सा सही है, फिर भी बाकी ऑप्शंस चेक करेंगे। चिल्ड्रन रीच द कन्वेंशनल लेवल बाय द एज ऑफ 5, नहीं भाई, चाइल्डहुड में 5 साल की उम्र में कन्वेंशनल नहीं पहुंचते हैं, प्री कन्वेंशनल में होते हैं। मॉरल डेवलपमेंट इज बेस्ड प्योरली ऑन रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात तो करते ही नहीं है आपके कोलबर्ग। रीइंफोर्समेंट होता है गुड, वेरी गुड, शाबाश, बढ़ावा देना किसी एक बिहेवियर को। पनिशमेंट है आपने डांट दिया, फटकार दिया, ये सब चीजें जो आप किसी एक बिहेवियर को कम करने के लिए यूज कर रहे हैं, बट ये दोनों ही नहीं करनी है आपको। पनिशमेंट तो बिल्कुल नहीं करनी है स्कूल में यूज इस कॉन्सेप्ट को। नैतिक तर्क या निश्चित सार्वभौमिक चरणों की एक श्रृंखला है, यानी मॉरल रीजनिंग डेवलप होती है आपकी। मॉरल रीजनिंग क्या है भाई? जो एक डिसीजन लेने में आप एक तर्क लगाते हैं कि इस व्यक्ति से शादी की जाए या नहीं की जाए। अब आपका अपना तर्क होगा कि अरे यार जैसा भी है ठीक है, समझता है, फलाना है, घर वाले तो पता नहीं क्या ले आएंगे, अपनी बातें नहीं बता रही हूँ, इन जनरल बता रही हूँ। ठीक, तो ये क्या है? मॉरल रीजनिंग है कि किसी व्यक्ति को आप चूज करें या नहीं करें, इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, उसमें चूज करने के जो आप तर्क देते हैं खुद को, वो मॉरल रीजनिंग है। तो मॉरल रीजनिंग डेवलप होती है सीरीज ऑफ फिक्स्ड यूनिवर्सल स्टेजेस के थ्रू। जो ये 6 स्टेजेस हैं, इन 6 स्टेजेस के थ्रू आपकी मॉरल रीजनिंग विकसित होती है, ये बात एकदम सही है। और इसीलिए उन्होंने ये 6 स्टेजेस दी हैं कि आप जो 6 साल के बच्चे का तर्क है वो 16 साल के व्यक्ति से बिल्कुल डिफरेंट होगा, और 16 साल के व्यक्ति का तर्क हो सकता है 25 से डिफरेंट हो। जरूरी नहीं है सभी का हो, बट इन जनरल बात यही कही गई है कि इन स्टेजेस से होते हुए हम गुजरते हैं।